नमस्कार दोस्तों, मैं महक सरबल्ली आप सभी का आप ही के इस लर्न टू लीड ट्यूटोरियल्स में स्वागत करती हूं। दोस्तों, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, जिसके माध्यम से पूरे भारत में मौजूद बच्चे जो शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं 100% निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल में हम आपको यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस और एमएड, बीएड और इससे भी कई संबंधित परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, ये जो चैनल है भारत का 100% निःशुल्क सोशल एजुकेशनल चैनल है। इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए इसको जितना ज़्यादा हो सकता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए और इसका बेल बटन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे चैनल की डेली अपडेट्स मिलती रहें। हमारे चैनल में पेपर 1, पेपर 2 दोनों की ही फुल फ्लैश तैयारी करवाई जा रही है। सीटेट, पीटेट सभी जितने भी आपके शैक्षिक परीक्षाएं हैं उन सभी की तैयारी करवाई जा रही है, इसलिए इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आज हम कर रहे हैं यहाँ पे यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट हिंदी पेपर 2 की तैयारी। ठीक है, हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी पेपर 2 की तैयारी। तो हम इस पे कौन से टॉपिक पे पहुँचे हैं? हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप। पिछली वीडियो में हमने किया था हिंदी भाषा के विविध रूप, जो कितने थे? 4 थे। कौन कौन से थे? हिंदी, दक्षिणी, हिंदुस्तानी और उर्दू। आज हम करेंगे हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप। इसके प्रयोग के कैसे रूप हैं, कहाँ कहाँ ये प्रयोग होती है? बोलचाल की भाषा में, बोली में प्रयोग होती है, मानक भाषा में, राजभाषा में, राष्ट्रभाषा में, संपर्क भाषा में। ठीक है, ये हमने आज करना है। तो अगर हम देखें कि हाँ, भाषा के बारे में पहले जानें, तो भाषा की जो पहचान है वो सिर्फ इसी से नहीं होती कि कविताओं और कहानियों का सृजन उसमें हुआ है तो वो भाषा है, ऐसा नहीं होता। बल्कि भाषा की व्यापकता और संप्रेषणीयता का एक अनिवार्य प्रतिफल तब पता चलता है जब हमें ये पता चले कि हाँ, उसमें सामाजिक संदर्भों और नए प्रयोजनों को साकार करने की कितनी क्षमता है। ठीक है, कितने सामाजिक प्रयोजनों में, सामाजिक संदर्भों में वो कितना इस्तेमाल हो रही है, कितने कितने नए प्रयोजनों में वो साकार होती दिख रही है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि वो भाषा है। इधर संसार भर की भाषाओं में ये प्रयोजनीयता धीरे धीरे विकसित हुई है। ठीक है, जितनी भी संसार की भाषाएं हैं सभी में ये वाली प्रयोजनता जो है वो धीरे धीरे विकसित हुई है और रोजी रोटी का माध्यम बनने की विशिष्टताओं के साथ भाषा का नया आयाम सामने आया है। मतलब वो रोजी रोटी का माध्यम भी बनी है भाषाएं। ठीक है, ये सारी हमने भाषाएं इसमें करनी है। कौन कौन सी भाषा? बोलचाल की भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, मानक भाषा। ठीक है, ये सारी हमने करनी है। ठीक है, कोई बोली, मानक, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, ये हिंदी भाषा के भाषा प्रयोग के विविध रूप हैं जहाँ जिन जिन क्षेत्रों में ये इस्तेमाल होती है मेनली। अब पहला है बोलचाल की भाषा। बोलचाल की भाषा को समझने के लिए सबसे पहले हमें बोली को समझना जरूरी है। बोली उन सभी लोगों की बोलचाल की भाषा होती है, उनका मिश्रित रूप है उन सारे लोगों की बोलचाल की भाषा का, जिनकी भाषा में आपसी भेद को अनुभव नहीं किया जाता। ठीक है, मतलब जहाँ पे एक जगह पे सभी लोग इकट्ठे रहते हैं और उस जगह पे रहने वाले लोगों की भाषा जो होती है वो बोली कहलाती है। विश्व में जब किसी जन समूह का महत्व किसी भी कारण से बढ़ जाता है और जब उसी जन समूह का महत्व, जो जिस जन समूह की वो बोली है, जब उस जन समूह का महत्व बढ़ जाता है तो उसकी बोली का महत्व भी बढ़कर वो बोली से भाषा कही जाने लगती है। अन्यथा वह बोली ही रहती है अगर उसके समूह का महत्व ना बढ़ा हो तो। स्पष्ट है कि भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र, उसके बोलने वालों की संख्या और उसका महत्व कम होता है। ठीक है, क्या कहा है उन्होंने कि स्पष्ट है कि भाषा की अपेक्षा जो बोली का क्षेत्र होता है उसके बीच में उसकी संख्या, उसका जो महत्व है वो कम होता है भाषा के सामने। एक भाषा की कई बोलियां होती हैं क्योंकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति बोलियों में आपसी संपर्क होता है, जब कई व्यक्ति बोलियों में आपसी संपर्क होता है तब बोलचाल की भाषा का प्रसार होता है। आपस में मिलती जुलती बोली या उपभाषाओं में हुई आपसी व्यवहार से बोलचाल की भाषा को विस्तार मिलता है। इसे सामान्य भाषा के नाम से भी जाना जाता है। ये भाषा बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। ठीक है, समझ लग गई ना क्या बोला उन्होंने कि जब कई व्यक्तियों की जब बोलियां होती हैं, आपस में संपर्क होता है, उस बोली का संपर्क हुआ, उस बोली का संपर्क, तब बोलचाल की भाषा का प्रसार होता है। हमने पीछे पढ़ा था ना, मिश्रित रूप होता है। ठीक है, आपस में मिलती जुलती बोली या उपभाषाओं में हुई आपसी व्यवहार से बोलचाल की भाषा को विस्तार मिलता है और इसे सामान्य भाषा के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं मानक भाषा की। पहले हमने की बोलचाल की भाषा, अब हम बात कर रहे हैं मानक भाषा के बारे में। भाषा के स्थिर तथा सुनिश्चित रूप को मानक या परिनिष्ठित रूप कहा जाता है। ठीक है। भाषा विज्ञान कोश के अनुसार किसी भाषा की उस विभाषा को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं जो अन्य विभाषाओं पर अपनी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित कर लेती हैं तथा उन विभाषाओं को बोलने वाले भी उसे सर्वाधिक उपयुक्त समझने लगते हैं। ठीक है। मतलब मानक भाषा वो होती है जो स्थिर होती है और सुनिश्चित होती है। स्थिर मीन्स जो एक सी रहती है, और जिसकी जो सुनिश्चित होती है, पक्की हुई रूप को मानक या फिर परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। भाषा विज्ञान कोश के अनुसार किसी भाषा की उस विभाषा को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। किसी भाषा की उस विभाषा को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं जो अन्य विभाषाओं पर अपनी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित कर चुकी हैं तथा उन विभाषाओं को बोलने वाले भी उसे सर्वाधिक उपयुक्त समझने लगते हैं। मतलब जब कोई हेड बन जाता है, मेन हेड भाषा बन गई और उसने बाकी सभी के ऊपर अपना आधिपत्य जमा दिया, मतलब अपनी साहित्य, अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित कर दी उनके ऊपर। क्लियर है। मानक भाषा शिक्षित वर्ग की शिक्षा, पत्राचार एवं व्यवहार की भाषा होती है। मानक भाषा शिक्षित वर्ग की शिक्षा, पत्राचार एवं व्यवहार की भाषा होती है। इसके व्याकरण तथा उच्चारण की प्रक्रिया लगभग निश्चित होती है। मानक भाषा को टकसाली भाषा भी कहते हैं। मानक भाषा को टकसाली भाषा भी कहते हैं। इसी भाषा में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन होता है। हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, संस्कृत तथा ग्रीक इत्यादि मानक भाषाएं हैं। ठीक है। ये मानक भाषाएं जिनमें पुस्तकों का भी जो है वो लेखन होता है। क्लियर है बात। और हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, संस्कृत, ग्रीक इत्यादि मानक भाषाएं हैं और इनको टकसाली भाषा भी कहते हैं। मानक भाषा का एक और नाम है टकसाली भाषा। किसी भाषा के मानक रूप का अर्थ है उस भाषा का वह रूप जो उच्चारण, रूप रचना, वाक्य रचना, शब्द और शब्द रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियां, प्रयोग तथा लेखन आदि की दृष्टि से उस भाषा के सभी नहीं तो अधिकांश सुशिक्षित लोगों द्वारा शुद्ध माना जाता है। मानकता अनेकता में एकता की खोज है। अर्थात यदि किसी लेखन या भाषिक इकाई में विकल्प ना हो तब वो वही मानक होगा, किंतु यदि विकल्प हो तो अपवादों की बात छोड़ दें तो कोई एक मानक होता है। क्लियर है। जिसका प्रयोग उस भाषा के अधिकांश शिष्ट लोग करते हैं। किसी भाषा का मानक रूप ही प्रतिष्ठित माना जाता है। उस भाषा के लगभग समूचे क्षेत्र में मानक भाषा का प्रयोग होता है। क्लियर होगी। मतलब जिसकी एक प्रॉपर रूपरेखा हो, जिसका एक सैद्धांतिक व्यवस्था हो, वो भाषा मानक भाषा कहलाती है। मानक भाषा एक प्रकार में सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है। ठीक है। उसका संबंध भाषा की संरचना से ना होकर सामाजिक स्वीकृति से होता है, जिसको समाज ने स्वीकार कर लिया, इससे उसका संबंध होता है। मानक भाषा को इस रूप में भी समझा जा सकता है कि समाज में एक वर्ग मानक होता है जो अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण होता है तथा समाज में उसी का बोलना, लिखना, उसी का खाना पीना, उसी के रीति रिवाज अनुकरणीय माने जाते हैं। मानक भाषा मूलतः उसी वर्ग की भाषा होती है। क्लियर है। अब तीसरे नंबर पे हम बात करें संपर्क भाषा की। पहले हमने कौन सी भाषा के प्रयोग के विविध रूपों में, पहले हमने प्रयोग का विविध रूप में किया, कौन सा किया हमने, बोलचाल की भाषा। फिर हमने किया मानक भाषा जिसको टकसाली भाषा भी कहते हैं, और अब हम कर रहे हैं संपर्क भाषा तीसरी। अनेक भाषाओं के अस्तित्व के बावजूद जिस विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति राज्य राज्य तथा देश विदेश के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। और कम्युनिकेशन वाली भाषा कि अनेक भाषाओं के अस्तित्व के बावजूद जिस विशेष भाषा के माध्यम से व्यक्ति में, राज्य राज्य में, देश और विदेश के बीच में संपर्क स्थापित किया जाता है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। इसके नाम से ही ये बात स्पष्ट हो रही है। एक ही भाषा परिपूरक भाषा और संपर्क भाषा दोनों ही हो सकती हैं। एक भाषा परिपूरक भाषा भी हो सकती है और संपर्क भाषा भी हो सकती है। मतलब मानक भाषा भी हो सकती है, संपर्क भाषा भी हो सकती है। आज भारत में संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी प्रतिष्ठित होती जा रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई है।
ठीक है। भारत में तो संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी प्रतिष्ठित होती जा रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे अंग्रेजी जो है वो संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई है। संपर्क भाषा के रूप में जब भी किसी भाषा को देश की राष्ट्रभाषा अथवा राजभाषा के पद पर आसीन किया जाता है, तब उस भाषा के कुछ अपेक्षाएं भी रखी जाती हैं। अब चौथी हमने करनी है राजभाषा। हमने बोलचाल की भाषा की, संपर्क भाषा की, मानक भाषा जिसे टकसाली भाषा कहते हैं वो भी कर लिया। 4th नंबर पे हम कर रहे हैं राजभाषा। जिस भाषा में सरकार के कार्यों का निष्पादन होता है उसे राजभाषा कहते हैं। कुछ लोग राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर नहीं करते और दोनों को समानार्थी मानते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। राष्ट्रभाषा सारे राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा होती है, जबकि राजभाषा केवल सरकार के कामकाज की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा सारे राष्ट्र के लोगों की राष्ट्रभाषा होती है, लेकिन राजभाषा सिर्फ सरकार के कामकाज की भाषा होती है। भारत के संविधान के अनुसार हिंदी संघ सरकार की राजभाषा है। भारत के संविधान के अनुसार हिंदी संघ सरकार की राजभाषा है। राज्य सरकार की अपनी अपनी राज्य भाषाएं हैं। राजभाषा जनता और सरकार के बीच एक सेतु का कार्य करती है। राजभाषा जनता और सरकार के बीच एक सेतु का कार्य करती है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की उसकी अपनी स्थानीय राजभाषा उसके लिए राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक होती है। ठीक है, किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की उसकी अपनी स्थानीय राजभाषा उसके लिए राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक होती है। विश्व के अधिकांश राष्ट्रों की अपनी स्थानीय भाषाएं राजभाषा हैं। आज हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रभाषा, जो हमारा 5वां विविध रूप है हिंदी के प्रयोगों की दृष्टि से। देश के विभिन्न भाषियों में पारस्परिक विचार विनिमय की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। पारस्परिक विचार विनिमय की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा को देश के अधिकतर नागरिक समझते हैं, पढ़ते हैं या बोलते हैं। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के नागरिकों के लिए गौरव, एकता, अखंडता और अस्मिता का प्रतीक होती है। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के नागरिकों के लिए गौरव, एकता, अखंडता और अस्मिता का प्रतीक होती है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा को राष्ट्र की आत्मा की संज्ञा दी है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा को राष्ट्र की आत्मा की संज्ञा दी है। एक भाषा कई देशों की राष्ट्रभाषा भी हो सकती है। एक भाषा कई देशों की राष्ट्रभाषा भी हो सकती है। जैसे अंग्रेजी आज अमेरिका, इंग्लैंड तथा कनाडा इत्यादि कई देशों की राष्ट्रभाषा है। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा तो नहीं दिया गया है, लेकिन इसकी व्यापकता को देखते हुए इसे राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में राजभाषा के रूप में हिंदी अंग्रेजी की तरह न केवल प्रशासनिक प्रयोजनों की भाषा है, बल्कि उसकी भूमिका राष्ट्रभाषा के रूप में भी है। वह हमारी सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता की भाषा है। महात्मा गांधी जी के अनुसार किसी देश की राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए सहज और सुगम हो, जिसको बोलने वाले बहुसंख्यक हों और जो पूरे देश के लिए सहज रूप में उपलब्ध हो। महात्मा गांधी के अनुसार देश के लिए सहज रूप में उपलब्ध हो। उनके अनुसार भारत जैसे बहुभाषी देश में हिंदी की राष्ट्रभाषा के निर्धारित अभिलक्षणों से युक्त हैं। ठीक है, क्या कहा उन्होंने कि राष्ट्रभाषा के जितने भी लक्षण होने चाहिए हिंदी में वो सारे के सारे लक्षण हैं। ठीक है, राष्ट्रभाषा बनने के उपयुक्त सभी भाषाएं एक दूसरे की पूरक हैं। इसलिए ये प्रश्न निरर्थक है कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा आदि में से कौन सर्वाधिक महत्व का है। ज़रूरत है हिंदी को अधिक व्यवहार में लाने की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने किया हिंदी के प्रयोग के विविध रूप। ठीक है, कौन कौन से? बोलचाल की भाषा, मानक भाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। मानक भाषा को टकसाली भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का टॉपिक लेके आएंगे। इसके आज का जो आपने किए इसको अच्छे से पढ़ लो, देख लो, इससे भी क्वेश्चंस बनेंगे। और वीक में हम क्या करते हैं, इस जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो हम इनके क्वेश्चंस भी 1-2 दिन में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।